आप सभी को स्वागत है अपना YouTube चैनल SM क्लासेस में। आज हम लोग जेटेट परीक्षा 2025 के लिए 1 to 5 एवं 6 to 8 दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न का संग्रह देखने जा रहे हैं। तो आप लोग यदि जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न JCERT बुक से लिए गए हैं और जेटेट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ऐसे भी आप सभी लोग खुद शिक्षक हैं, चूँकि जेटेट परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है और क्या यह हमारे लायक है या नहीं। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक क्या करना है, देखना है। और आप एकदम आश्वस्त रहिए कि जब आप मेरे साथ 20 मिनट का टाइम देंगे तो आप जेटेट परीक्षा के लिए 2 से 3 नंबर अर्न कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग अब शुरू करते हैं। इसको क्या है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर भी धड़ाधड़ करेंगे हम लोग। तो बहुत कम समय में आपको 50+ क्वेश्चन बताया जाएगा। देखिए, सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे इजी क्वेश्चन से। पौधों एवं जंतु कहाँ पाए जाते हैं? पौधे एवं जंतु कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे और जंतु कहाँ पाए जाएंगे? जंगल में, पानी में, आकाश में कि ए और बी दोनों में? तो देखिए, पौधे हैं एवं जंतु हैं। अब यहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, पौधे एवं जंतु जो हैं जनरली हमको जंगल में और पानी में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों। बात करते हैं जैव विविधता। जैव विविधता का अर्थ होता है, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? पादप, जंतु, सूक्ष्म जीवों की प्रजाति की उपरोक्त सभी। तो देखिए, जैव विविधता यानी कि जीवों की विभिन्न प्रकार, नहीं तो जीवों के विभिन्न प्रकार, तो सूक्ष्म जीव भी जीव है, जंतु भी जीव है, पादप भी जीव है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं हम लोग। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को ... कहा जाता है। तो देखिए, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले माने कोई खास क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कोई खास क्षेत्र में पाए जाने वाले ना जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं, उनको क्या कहते हैं? तो देखिए, कोई यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों, पौधों, सूक्ष्म जीवों की विविधता को क्या कहेंगे? तो चूंकि सभी तरह के जीव है ना, इसमें जानवर भी है, पौधा भी है, सूक्ष्म जीव है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? जैव विविधता। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? वन को समाप्त करना है, वन पहले से था, वन को क्या करना है? समाप्त करना है। तो वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? वनोन्मूलन। वनोन्मूलन मतलब कि वन को क्या करना है? उन्मूलन कर देना, मतलब खत्म कर देना है। ठीक है। तो वन को समाप्त करने का कहते हैं वनोन्मूलन। ठीक है। देखिए, ये सभी जो प्रश्न हैं आपको JCERT बुक से क्या किए गए हैं? लिए गए हैं। और इसीलिए ये सभी झारखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं, और खास करके अभी हम लोग जेटेट की बात कर रहे हैं, तो जेटेट के 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन क्या करते हैं, आगे देखते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप हमारे वीडियो को हमेशा देख रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट लिखिए और हमें कुछ सजेस्ट कीजिए जिससे कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कर सकें। अगला है कि वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ जाता है? वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ जाएगा? देखिए, जंगल कटेगा तो वायुमंडल में क्या बढ़ेगा?
कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, दोनों। तो देखिए वन कटेगा तो वन जो है सो ऑक्सीजन का क्या करता है, त्याग करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वो सोखता है। तो जब वन रहेगा नहीं तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से वनों की कटाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैंने वन को क्यों काटा जा रहा है, तो वन को काटने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो घर कारखाना का निर्माण, ठीक है, कृषि के कार्य के लिए, लकड़ी का उपयोग करने के लिए। तो इस प्रकार का हो जाएगा, वन को काटने का सभी काम है ना, सभी काम के चलते वन को काटा जा रहा है। सभी काम माने खेती करने के लिए, घर दुरा बनाने के लिए, कारखाना खोलने के लिए, ऐसा है, ठीक है। इनमें से कौन वनों की कटाई का परिणाम है, वनों की कटाई होने से क्या हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, सूखा हो रहा है, कि मृदा अपरदन हो रहा है, कि सभी काम हो रहे हैं। तो देखिए जब अगर वन की कटाई होगा, वन की कटाई होगा तो क्या होगा, आप जान लीजिए कि जहां अधिक वन है वहां पे वर्षा भी अधिक होती है, ठीक है। तो जब वन कम रहेगा तो वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा तो सूखा हो जाएगा। बात करते हैं जो बाढ़, तो वनों की कटाई होने से लग तो रहा है कि सूखा होगा, लेकिन बाढ़ भी हो जाता है, ठीक है। कारण इसका क्या है कि बिना समय में बरसात होना। दूसरा चीज, जो पानी जो बहता है, अगर कहीं जंगल नहीं है, वन नहीं है, तो मृदा अपरदन क्या होता है, खूब होता है, बाढ़ को, पानी को रोकने का कोई साधन नहीं बचता है। तो वनों के कटाई होने से बाढ़ भी हो जाएगा, मृदा का अपरदन भी हो जाएगा, सूखा भी हो जाएगा। तो इसका सही जवाब इनमें से सभी। नेक्स्ट है, भौम जल स्तर के निम्नीकरण का कारण क्या है, माने कि भूमि का जो जल है वो क्या हो रहा है, निम्न हो रहा है, माने कम हो रहा है। उसका कारण क्या है, वृक्षारोपण, कि वनोन्मूलन, कि दावानल, कि घर कारखानों का निर्माण। तो सही जवाब इसका क्या होगा, आप देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्या क्या बोल रहा है, फिर एक बार देखिए कि भौम जल माने भूमि में जो जल है उसका स्तर क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन डाउन हो रहा है। इसका कारण क्या है, वृक्ष पेड़ रोपे से उसका नहीं, क्या कारण से, वनोन्मूलन के कारण। किस कारण से, वनोन्मूलन के कारण क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है जल का ना, भौम स्तर जल का। निम्न में से कौन वनोन्मूलन का कारण है, वनोन्मूलन का कारण क्या है, भवन निर्माण के लिए, सड़क निर्माण के लिए, कागज उद्योग के लिए। तो जंगल को तो सब काम के चलते काटा ही जा रहा था। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, विश्व उष्णन, तो विश्व उष्णन के लिए जो उत्तरदायी गैस है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने विश्व उष्णन मैंने भूमि को गर्म करने का, भूमि को गर्म होने का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि उपजाऊ भूमि को रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उपजाऊ भूमि है वो रेगिस्तान में बदल रहा है, उसको क्या कहते हैं, अकाल, अम्ल वर्षा, कि मरुस्थलीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रेगिस्तान में बदल रहा है, तो रेगिस्तान में बदलना, रेगिस्तान को ही कहते हैं मरुस्थल। तो रेगिस्तान में बदलने की प्रक्रिया क्या कहेंगे, मरुस्थलीकरण, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग सवाल नंबर 11 के बाद। सवाल नंबर 11 के बाद है हमारे पास, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाने वाली प्रजातियों को क्या कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में विशेष रूप से पाई जाने वाले प्रजाति को हम लोग वहाँ का स्थानिक प्रजाति कहते हैं। कि मतलब कुछ ऐसा जाति है जो खास करके वहीं पे पाया जाएगा और दूसरा जगह पर नहीं पाया जाएगा, तो वह कैसी प्रजाति है, तो स्थानिक प्रजाति है। अब नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी प्रजाति रेड लिस्ट के अंतर्गत शामिल नहीं है। रेड लिस्ट में, रेड लिस्ट जो है जिसको रेड डाटा बुक में लिखा गया है, ठीक है, माने कि इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है, विलुप्त को, कि लुप्त प्राय को, कि स्थानिक को, किसको इसमें शामिल नहीं किया गया है। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक के बारे में आप लोग जानते होंगे।
रेड डाटा बुक में वैसे प्रजाति को शामिल किया गया है जो विलुप्त होने के कगार पर है या जो विलुप्त हो गए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन, विलुप्त या विलुप्त प्राय। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसको शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें स्थानिक जनजाति को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है कि जनसंख्या का वैसा समूह जो परस्पर प्रजनन करने में सक्षम है वह कहलाता है। जनसंख्या का वैसा समूह जो परस्पर प्रजनन करने में सक्षम है वह कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रजाति कि वनस्पति जात कि प्राणी जात कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्ची कि जनसंख्या का वैसा समूह जो परस्पर प्रजनन करने में सक्षम है वह प्रजाति कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रजाति कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वह स्थान जहां वन्य प्राणियों को कृत्रिम स्थल में रखा जाता है जंगल के जीव वन्य प्राणी हैं, लेकिन इसको रखा कहाँ गया है, रखा गया है कृत्रिम स्थल में। ठीक है, कृत्रिम माने बनाया हुआ घर में रखा गया है, उसको क्या कहते हैं, या फिर कृत्रिम बनाया हुआ घर माने जैसे मान के चलिए जो पार्क वगैरह होता है वहाँ पे जंगली जीव को रखा जाता है संरक्षित करके बचा के, भले उसके लिए महल नहीं बनाया जाता है लेकिन उसको एक संरक्षित क्षेत्र में रखा जाता है, यानी कि कृत्रिम बने हुए क्षेत्र में रखा जाता है, प्राकृतिक रूप से बने हुए क्षेत्र में नहीं रखा जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की चिड़ियाघर। तो देखिए कहाँ रखते हैं हम लोग इसको, कहाँ रखेंगे, कृत्रिम स्थल कौन हो जाएगा, वन्य प्राणी अभ्यारण्य की, राष्ट्रीय उद्यान की, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, चिड़ियाघर। तो आपको ऐसे ही पता चल गया होगा कि कृत्रिम घर की बात करें तो कृत्रिम घर कौन होता है, तो चिड़ियाघर। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चिड़ियाघर। नेक्स्ट बात देखते हैं हम लोग कि निम्न में से किसमें जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। निम्न में से किसमें जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, तो चिड़ियाघर में तो है नहीं, चिड़ियाघर में तो क्या किया जाएगा, चिड़ियाघर तो बनाया हुआ था, प्राकृतिक आवास नहीं है। तो किसमें प्राकृतिक आवास में क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, इसका देखते हैं हम लोग आंसर अभी ना। शायद ही कट गया है। ठीक है, तो हम लोग इसको करते हैं, आ जाओ जी। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य का सही विकल्प होगा, क्योंकि वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या करते हैं, प्राकृतिक आवास में ही जीवों को संरक्षित रखते हैं। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास कि इनमें से राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है, राष्ट्रीय उद्यान में किसका संरक्षण होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है वनस्पति जात का, प्राणी जात का, कि ऐतिहासिक वस्तु का, कि सभी का। तो कहाँ पे का बात कर रहे हैं हम लोग, राष्ट्रीय उद्यान में। तो राष्ट्रीय उद्यान में किसका होता है संरक्षण, तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वहाँ पे प्राणी जात का भी, वनस्पति जात का भी, ऐतिहासिक कुछ वस्तुओं का भी संरक्षण होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु संकटापन्न है, काला हिरण, सुनहरी बिल्ली कि हाथी कि उपरोक्त सभी। संकटापन्न, संकटापन्न माने संकट की स्थिति में है, धीरे धीरे वह क्या हो जाएगा, समाप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो इसमें से कौन है, आप देखिए, आप देखिए इसको सही सही समझ देख लीजिए कौन है इसमें, निम्नलिखित में कौन सा जंतु संकटापन्न है, काला हिरण कि सुनहरी बिल्ली कि हाथी कि उपरोक्त सभी। तो अभी जो है संकटापन्न में ये सभी जानवर हैं। ठीक है, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है, भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है, नीलगिरी, नंदा देवी, सतपुड़ा, मेघालय
इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है। देखिए ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे आपको ईवीएस में, ऐसे नहीं यही प्रश्न मान लीजिए आ गया, अब वहां पे अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसका सही जवाब नहीं दे पाएंगे कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए कितने वृक्षों को काटा जाता है। तो यह एक डाटा है, यह एक आंकड़ा है, जब तक अगर आप पढ़ेंगे नहीं तब तक इसका सही जवाब आप नहीं देंगे। तो इसका सही जवाब है 17 वृक्षों को काटने से लगभग 1 टन कागज का होता है, प्राप्त होता है। बात करते हैं कागज का कितने बार पुनर्चक्रण संभव है। कागज का पुनर्चक्रण माने फिर से उसको रीयूज, माने कितना बार उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या कर सकते हैं कि कागज को कितने बार पुनर्चक्रण संभव है, तो 5 से 7 बार तक एक ही कागज का प्रयोग हो सकता है, बार बार उसको कुछ करके पुनर्चक्रण करके। जल चक्र का संतुलन बिगड़ने से क्या हो सकता है, तो जल चक्र का संतुलन बिगड़ जाएगा तो वर्षा की कमी हो सकती है, सूखा भी हो सकता है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जंगली भैंसा एक संकटापन्न स्पीशीज है क्योंकि यह विलुप्त हो चुका है। संकटापन्न है ना, इसकी संख्या घट रही है, यह केवल विशेष क्षेत्र में पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए कि संकटापन्न में अभी हम लोग तुरंत ऊपर बात किए थे कि संकटापन्न में वैसे जीवों को शामिल किया गया है जिसकी संख्या क्या हो रही है, घट रही है, विलुप्त हो चुकी नहीं, विलुप्त नहीं हुई है, अभी संख्या धीरे धीरे घट रही है, लग रहा है कि धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उसी को संकटापन्न में रखते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा कि इसकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। केवल विशेष क्षेत्र में भी अगर पाया जाएगा तो उसको तो हम लोग स्थानिक जनजाति कर देंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, 24 हो गया, 24 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को। पक्षियों और जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है। तो पक्षी और जानवर एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग प्रवास कहते हैं, ठीक है। अभी तक अगर आप हमारा वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से देखिए आपको कुछ होना नहीं है, लाइक करने से आपको फायदा होना है। फायदा देखिए क्या होता है लाइक करने से, कि अगर आप वीडियो लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब रहेगा, तो जैसे ही वीडियो यहाँ अपलोड होगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। आपको न चाहते हुए भी आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा और आप इसकी तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। आपको कहीं सर्च करना नहीं पड़ेगा, खोजना नहीं पड़ेगा। अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कीजिए, ठीक है, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका फायदा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, देखिए बताइए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू जो हुआ है उसका जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1972 से 73 में, ठीक है। बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है। बाघ परियोजना का क्या उद्देश्य है, बाघ को मुक्त जंगल देना, बाघों का शिकार करना, वनों का संरक्षण करना या बाघों का संरक्षण करना। तो देखिए परियोजना किसका है, बाघ का। तो बाघ मुक्त जंगल करना है, मतलब बाघ को मार देना है क्या, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, आप दिमाग लगाइए थोड़ा सा। देखिए बाघ के लिए परियोजना हुआ है तो बाघ का संरक्षण होगा, मैंने बाघ को बचा कर रखना है, न कि बाघ मुक्त कर देना है, बाघ को शिकार करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाघ को संरक्षण के लिए बनाया गया कुछ बाघ परियोजना। भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है। भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी है, आपको बताना है कि कितनी है। तो आप इसका सही जवाब याद रखना है आपको कि भारत में बाघ संरक्षित जो क्षेत्र है उसकी संख्या 54 है, माने कि 54 है, ठीक है। नेक्स्ट है 54वां बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन है। अब कह रहा है
कि 54वां बाघ संरक्षित, अभी आपको बताया कि 54 गो है, ठीक है, तो 54वां कौन है? आपको पूछ रहा है कि 54वां बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो 54वां जो बाघ संरक्षित क्षेत्र है वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो याद रखिएगा कि भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 54 है और 54वां बाघ संरक्षित क्षेत्र कौन है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये सभी जो प्रश्न है JCRT बुक से लिए गए हैं, इसलिए आप सभी के लिए यह प्रश्न का होता है बहुत ही वीवीआई है। आप इस वीडियो को मिस मत कीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, आप इसको बार बार देखिए, जिससे कि आपका जहन में सवाल रहे, प्रश्न में आपको जो है परीक्षा में सीधे सीधे ऑप्शन सहित मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला जो प्रश्न है हमारे पास। भारत में वन जीवन की सुरक्षा हेतु, भारत में वन जीवन की सुरक्षा हेतु मानक एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में वन जीवन के सुरक्षा के लिए मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम का शुरुआत कब किया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1988 में। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय उद्यान की कुल संख्या कितनी है? तो आपको इसको याद रखना है कि भारत में 106 राष्ट्रीय क्या हैं? उद्यान हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से संकटापन्न प्रजाति कौन सी है? संकटापन्न प्रजाति माने वैसा प्रजाति जिनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। कुत्ता है, गाय है, घोड़ा है, बाघ है। अब बताइए कि किसकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है? तो धीरे धीरे इसी की संख्या कम हो रही है, इसीलिए यह कौन प्रजाति है? संकटापन्न प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अनुसार निर्धारित क्षेत्र है कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र, ट्रांजिशन क्षेत्र कि उपरोक्त सभी। तो देख लीजिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी ना। क्यों? कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत कोर क्षेत्र, बफर क्षेत्र और ट्रांजिशन क्षेत्र आता है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व में कौन से क्षेत्र में मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है? अब देखिए बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं या इसी को जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, उसमें आपको बताया गया कि कोर क्षेत्र है, बफर क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र है। तो कौन सा क्षेत्र में मानव को नहीं जाने देने की अनुमति है, माने वहां मानव की गतिविधि नहीं होगा? तो कोर क्षेत्र। कौन क्षेत्र? कोर क्षेत्र। जैसे मान लीजिए ना कि आपका, जैसे मान लीजिए कि जंगल है, तो जंगल को देखिए क्षेत्र 1, 2, 3, तो सबसे अंदर का जो क्षेत्र है कोर क्षेत्र है। यहाँ पर मानव को जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ पे घनघोर जंगल है, यहाँ पे तमाम तरह के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे भी है, तो यहाँ मानव गतिविधि का है एकदम प्रतिबंधित, यहाँ जाना नहीं है। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं कि बायोस्फीयर में कौन सा क्षेत्र शिक्षा एवं शोध कार्य में उपयोग किया जाता है? हाँ देखिए, अब बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा क्षेत्र शिक्षा एवं शोध में, तो कौन क्षेत्र है? कोर क्षेत्र तो होगा नहीं। अभी आपको कोर क्षेत्र के बारे में बताया। कोर क्षेत्र के बारे में क्या बताया आपको हम? कि कोर क्षेत्र के बारे में बताए कि यहाँ पे मानव गतिविधि का है बिल्कुल मना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र में क्या किया जाता है? शिक्षा एवं शोध का कार्य किया जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा क्षेत्र आदिवासियों को पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु स्वतंत्र है? कोर क्षेत्र कि बफर क्षेत्र कि संक्रमण क्षेत्र कि उपरोक्त सभी? माने कहाँ पे आदिवासी लोग के लिए क्या है? जाने आने की अनुमति है, माने उनको जीवन यापन के लिए क्या है? स्वतंत्र है। तो है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र क्या हुआ कि बफर क्षेत्र और कोर क्षेत्र का जो बीच का भाग हुआ वो हो गया संक्रमण क्षेत्र। वहां तक आदिवासी को जाने की अनुमति है, वहां पे उन लोग को जीवन यापन पारंपरिक तरीके से रहने हेतु स्वतंत्र है। ठीक ना। नेक्स्ट है
इनमें से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। इनमें सही सुमेलित युग्म का क्या करना है? पहचान करना। ठीक है। जयमंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या 18। कोर क्षेत्र मनुष्यों की गतिविधि निषेध। बफर क्षेत्र शिक्षा एवं शोध कार्य में इसका उपयोग। ट्रांजिशन क्षेत्र आदिवासियों के जीवन यापन हेतु स्वतंत्र। तो क्या बोल रहा है? इनमें से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो अभी आपको बताए थे कि कोर क्षेत्र में क्या है? मनुष्य गतिविधि की निषेध है, सही है। शिक्षा एवं शोध कार्य के लिए बफर क्षेत्र का उपयोग होता है, वो सही है। ट्रांजिशन क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र, इसका उपयोग आदिवासी के जीवन पर होता है, ये भी सही है। तो जब ये तीन को सही है तो जान लीजिए चौथा भी सही है कि जयमंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितना है? 18 है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, इसका कूट दिया होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक ना? देखिए यहाँ पे इसका उसी का ऑप्शन है किसका? देखिए जो देख रहे हैं ना आप कि इनमें से कौन सा मिलते युग्म की पहचान कीजिए। तो 1 है जयमंडल संरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी? तो 18। कोर क्षेत्र मनुष्यों की गतिविधि का है वहाँ निषेध। बफर क्षेत्र शिक्षा एवं शोध कार्य में इसका उपयोग। और ट्रांजिशन क्षेत्र जिसमें आदिवासियों को जीवन यापन करने हेतु स्वतंत्र। इस प्रकार चारों सही है। इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी कि 37 का क्या हो जाएगा आपको? 37 का हो जाएगा आपको डी। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 38 की बात करें कि भारत में वन्य प्राणी अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है? भारत में वन्य प्राणी अभ्यारण्य, वन्य प्राणी अभ्यारण्य की संख्या कितनी है बताना है आपको। 451, 551, 751, 651 बताना है आपको कि इसकी सही संख्या कितनी है। तो सही संख्या इसकी है नहीं, कौन है? 551। 551 किसकी संख्या? तो वन्य प्राणी अभ्यारण्य। नेक्स्ट बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN क्या है? तो देखिए इसका नाम है, आप पहले देख लीजिए बढ़िया से कि क्या बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ना, ये क्या है? तो विश्व भर में फैले पारितंत्र और जंगली जीवों का संरक्षण का कार्य करता है। भारत में फैले, तो देखिए पहले नंबर की अंतर्राष्ट्रीय है, क्या है ये? अंतर्राष्ट्रीय। तो खाली भारत की बात तो करेगा नहीं। देखिए लिखा कि भारत में फैले पारितंत्र और जंगली जीवों का संरक्षण का कार्य करता है। तो खाली भारत में फैलेगा ये, चूंकि कौचे है इंटरनेशनल है, तो ये क्या करेगा? पूरा विश्व भर में फैले पारितंत्र और जंगली जीवों का संरक्षण का कार्य करता है। सीधे सीधे बात कि अंतर्राष्ट्रीय है तो इंटरनेशनल है, पूरा विश्व में काम करेगा। ठीक ना? तो अब हम लोग देखते हैं 39 के बाद जो हमारे पास सवाल है। एक सवाल है हमारे पास कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का इनमें से कौन प्राणी जात नहीं है? पंचमढ़ी ना जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का इनमें से कौन सा प्राणी जात नहीं है? नीलगाय, भालू, चीतल, चिंकारा, माने वहां पे पंचमढ़ी में कौन नहीं पाया जाता है? पंचमढ़ी में कौन नहीं पाया जाता है? तो पंचमढ़ी जैव मंडल में आपको भालू नहीं पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का प्राणी जात इनमें से हैं कौन? तेंदुआ है, भेड़िया है, जंगली कुत्ता है कि उपरोक्त सभी है? तो आपको अब लगेगा खाली सिर्फ पंचमढ़ी की बात क्यों कर रहे हैं। तो चूंकि आपके बुक में पढ़ना है, JCRT बुक में पढ़ना है पंचमढ़ी के बारे में, ठीक है, तो हम लोग इसी का बात करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
कि यहाँ पे पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में प्राणी जात जो है तेंदुआ भी है, जंगली कुत्ता भी है, भेड़िया भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट बात करते हैं कि पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का वनस्पति जात इनमें से कौन है? वनस्पति जात की बात करें, सिल्वर फर्न, अर्जुन, सागौन, तो वहां पे कौन सा वनस्पति पाया जाता है आपको बताना है। तो इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, चूंकि देखिए पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में भेड़िया है, तेंदुआ है, जंगली कुत्ता है, सब था। यहाँ पे भी सागौन होता है वृक्ष, सिल्वर फर्न भी होता है, अर्जुन भी होता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 45 का, कि पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कौन सा है? अब यहाँ देखिए विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज माने कि सिर्फ क्षेत्रीय, माने वहां के लिए स्पेशल कौन है? तो सागौन है, अर्जुन है, सिल्वर फर्न है, जंगली आम है। तो स्पेशल वहां के लिए कौन है? जो बाकी और जगह के लिए है, लेकिन स्पेशल वहां के लिए कौन है? तो स्पेशल वहां के लिए बताइए कौन होगा? आपको देखिए ना कुछ नाम है स्पेशल दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो देख लीजिए, जंगली आम। जंगली आम है से कहाँ का है? पंचमंडी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का एक विशेष स्पीसीज है। ठीक ना। बात करते हैं मुट्टा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? मुट्टा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? बोकारो, रांची, दुमका, लोहरदगा। आपको देखिए कहाँ का है ये? झारखंड का ही है, और झारखंड का ही है और आपको बताना है कि कहाँ है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो याद रखिए कि झारखंड के राजधानी में है ये। करना भैया जी, झारखंड के कहाँ है ये? राजधानी में है, माने कि रांची में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है? सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड, सभी जीव जंतु का रिकॉर्ड, सभी वनस्पति का रिकॉर्ड, या उपरोक्त सभी? तो रेड डाटा में सब को नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे वैसे ही जीव जंतु पेड़ पौधों को रखा जाता है जो क्या हो रहे हैं, जो संकटापन्न हैं, नहीं माने खत्म होने के कगार पर, जो खत्म न हो रहे हैं तो रखा जाता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कि सभी संकटापन्न प्रजाति का रिकॉर्ड, यानी कि सभी जीव जंतु के पेड़ पौधा के उसमें रेड डाटा में नहीं रखते हैं। ठीक है। रेड डाटा है वो, लाल डाटा है, समझ लीजिए खत्म हो रहा, जो खत्म हो रहा है। जैसे बैटरी आपका चार्ज खत्म होता है तो लाल होने लगता है ना, तो उसी प्रकार से बोल रहा है कि जो जीव समाप्त हो रहे हैं वो लाल हो रहा है, उसको लिख दिया गया कहाँ? नाम रेड डाटा बुक में। ठीक है। नेक्स्ट है कि वन्य जीवन ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है? वन्य जीवन ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है? माने वन में जीव जो है खत्म हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? मिट्टी का क्षरण, कि खनिजों का नुकसान, कि अवैध शिकार, कि सूर्य के प्रकाश की कमी। किस कारण से वन के जो जीव हैं वो क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं। किस कारण से? तो मिट्टी के क्षरण से कोई मतलब नहीं है, सूर्य के प्रकाश भी उन लोग को मिल जाता है। इसमें सबसे बेसी जीव के जीवन का खत्म होने का मेन कारण अवैध शिकार, अवैध शिकार। इनमें से किस क्रिया में जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं होता है? माने कौची करेंगे ना कि जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तो पेड़ रोपेंगे तो क्या नुकसान होगा? अत्यधिक चराई को रोकेंगे, माने ज्यादा खेत बाड़ी नहीं चरावे देंगे, तो जैव विविधता का नुकसान थोड़ी ना होना है। तो नुकसान नहीं होने के कारण कौन है? अच्छा, अब प्रदूषण से नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान होगा, तो नुकसान किस नहीं हो रहा है? वृक्षारोपण से जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं है, जैव विविधता बढ़ेगा घटेगा नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 3 और 4। तो देख लीजिए 3 और 4 कहाँ है? तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम। देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप 50+ क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। ठीक है। अभी तक भी आप वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक जरूर कीजिए। चलिए, इनमें से कौन प्रजाति विलुप्त हो चुका है? विलुप्त हो चुका है, हिरन है, शेर है, हिमालयी बटेर है, कि मालाबार सिवेट है? तो देखिए विलुप्त हो चुका है, तो आपको तो शेर मिलता है कि नहीं मिलता है? इसका मतलब कि विलुप्त नहीं हुआ है, विलुप्त मैंने खत्म, अब नहीं मिलता है। हिरन भी आप देखे होंगे, यानी कि यहू है। हिमालयी बटेर की बात कर रहे हैं, मालाबार सिवेट की बात कर रहे हैं, सब आप देखे चाहे नहीं देखे।
तो इस प्रकार से ये सब का हो गया, विलुप्त हो गया। जो विलुप्त हो गया दिखाई नहीं पड़ता है अब। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? 4 और हाँ, हिमालय बटेर और मालाबार सिवेट, 3 और 4, तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन जंतु संकटग्रस्त है? संकटग्रस्त कौन है? बाइसिन, तेंदुआ, डायनासोर, सिक्कम हिरन। तो संकटग्रस्त की बात कर रहा है, नहीं मैंने एक स्थिति का है, खराबे है, समाप्त हुआ नहीं है, समाप्त हुआ नहीं है लेकिन समाप्त हो सकता है। तो इसमें से कौन है? बाइसन और सिक्किम हिरन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 1 और 4। नेक्स्ट है, कुछ वन्यजीव प्राणियों को विलुप्त होने का क्या कारण है? तो वन्यजीव प्राणियों को विलुप्त होने का कारण क्या रहेगा? वनों की कटाई, हाँ, जानवरों की प्रजातियों का अतिदोहन, हाँ ये भी बात है, प्रदूषण द्वारा जलीय जीवों का विनाश, ये भी सही है। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कि दलमा अभ्यारण्य कहाँ है? दलमा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, लातेहार। तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए ये सभी जो प्रश्न है झारखंड टेट परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप इनको जैसे भी हो याद रखें, कॉपी में नोट्स बना के रखें, परीक्षा के समय जरूर देखें, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन छपेगा वो सीधे सीधे छपेगा, क्योंकि जो प्रश्न है ये सभी JCERT बुक से लिए हुए हैं, देख लीजिए, और JCERT द्वारा सेट क्वेश्चन से ही उठाए गए हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग कि जिस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 110 सेंटीमीटर से कम होती है वह क्षेत्र कहलाता है। देखिए वार्षिक वर्षा जो है 110 सेंटीमीटर से भी अगर कम हो जाए तो क्षेत्र को कहते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक वनों का संरक्षण, प्राकृतिक वनों का संरक्षण, ठीक है। प्राकृतिक वनों का दोहन बिल्कुल गलत, वन को दोहन करेंगे मैंने काटने के लिए बना है संरक्षण अधिनियम। अगर नाम है संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है बचाना, यह दोहन मैंने खत्म करना, दोहन नहीं करना है। सिर्फ जीव जंतुओं का संरक्षण, सिर्फ जीव जंतुओं का संरक्षण तो सिर्फ नहीं कर सकते हैं, संकटापन्न प्रजाति का संरक्षण ये भी नहीं। तो वन संरक्षण अधिनियम है, तो वन संरक्षण अधिनियम है वो किसके लिए है? वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है? आप इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? प्राकृतिक वनों का संरक्षण और परीक्षण। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसका सही जवाब यही होगा, वन संरक्षण अधिनियम है तो इसको क्या करना है? प्राकृतिक वनों का, हाँ तो इसका सही जवाब यही होगा, प्राकृतिक वनों का संरक्षण करना और परिरक्षण करना। ठीक है। तो चलिए इस प्रकार आज का चैप्टर का हुआ आपको समाप्त हुआ। आप सभी को धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो।